साथियों, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है उपयोगिता। बेसिक कंसेप्ट है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ा बारीकी से इसको समझेंगे कि उपयोगिता है क्या। उपयोगिता, जिसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, किसी वस्तु का हम उपभोग करते हैं तो उपभोग करने से हमको जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है, मैं रोटी खाऊंगा तो मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी। प्यास लगी है, पानी पीऊंगा तो मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी। तो मेरे लिए रोटी की उपयोगिता है, मेरे लिए पानी की उपयोगिता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उपयोगिता किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो गुण है, क्षमता है, इसे ही उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता की परिभाषा क्या बनाएंगे हम? किसी वस्तु या सेवा में उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो गुण या क्षमता होती है उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। हमें रटना नहीं है, परिभाषा हम स्वयं बनाएंगे। कंसेप्ट एक बार हमको समझ में आना चाहिए, परिभाषाएं हम बनाएंगे। अर्थशास्त्र बहुत ही सरल विषय है, कहीं पर भी कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, हमको समझने की आवश्यकता है। नोट्स हम अपने स्वयं बनाएंगे। तो उपयोगिता की परिभाषा हमने बना ली कि किसी वस्तु या सेवा में उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो गुण या क्षमता होती है उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। अब हम बात करें कि उपयोगिता की विशेषताएं या कुछ तथ्य हम बता पाएं तो क्या बता पाएं कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से बिल्कुल नहीं है। कोई वस्तु जैसे शराबी जो है उसको शराब से उपयोगिता मिलती है क्योंकि उसकी संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन शराब हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, वस्तुपरक नहीं है। एक ही वस्तु है, वह वस्तु जो है वो हर व्यक्ति को समान संतुष्टि देगी ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत रुचि, पसंद, ये सब अलग अलग होती है। इसलिए उपयोगिता व्यक्तिपरक तत्व है, वस्तुपरक तत्व नहीं है। उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई, क्या हम इसे माप सकते हैं? तो इस संदर्भ में हमें दो अवधारणाएं दी गई हैं। एक गणनावाचक विश्लेषण, जिसे हम उपयोगिता विश्लेषण कहते हैं, और एक है क्रमवाचक विश्लेषण, जिसे हम तटस्थता वक्र विश्लेषण या उदासीनता वक्र विश्लेषण भी कहते हैं। आइए हम उनकी चर्चा करें कि उपयोगिता को कैसे मापा जाए। उपयोगिता को मापने की दो विचारधाराएं दी गई हैं। पहली विचारधारा गणनावाचक विश्लेषण, कार्डिनल एनालिसिस, या इसी को हम उपयोगिता विश्लेषण भी कहते हैं। पहले ये मार्शल और पिगू द्वारा दिया गया और इसके पश्चात इसकी कमियां बताते हुए दूसरी विचारधारा दी गई, क्रमवाचक विचारधारा, ऑर्डिनल अप्रोच या तटस्थता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि हिक्स और एलन के द्वारा दिया गया। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गणनावाचक विश्लेषण नाम क्यों रखा गया, इसमें क्या बताया गया। तो गणनावाचक विश्लेषण में मार्शल ने कहा कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। अब उपयोगिता को कैसे मापा जा सकता है? तो इनका कहना था कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तैयार है वही उसकी उपयोगिता का माप है। जैसे मुझे जोरों से भूख लगी है, अब एक रोटी मिल जाए तो मैं 10 रुपया दे दूं, इसका मतलब हुआ उस रोटी की उपयोगिता 10 यूटिल है। तो उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने पे मापा जा सकता है और इसकी इकाई क्या बताई? यूटिल। यूटिल इसकी इकाई है। जैसे किलोग्राम, मीटर, लीटर में हम मापते हैं, वैसे उपयोगिता की इकाई क्या है? यूटिल है। और इसको कैसे मापेंगे? मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जाएगा। और मापना कैसे है? तो किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु या सेवा के लिए
उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तैयार है, तत्पर है, वही उसकी उपयोगिता का माप है। तो एक रोटी के लिए मैं 10 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, तो उस रोटी की उपयोगिता कितनी हुई? 10 यूटिल। ये उसकी उपयोगिता हो गई। तो ये कार्डिनल, इसलिए इसका नाम गणनावाचक है कि उपयोगिता की गणना की जा सकती है, उपयोगिता को जोड़ा जा सकता है, विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता को जोड़ा जा सकता है, उपयोगिता को यूटिल में व्यक्त किया जाता है, मुद्रा रूपी पैमाने में व्यक्त किया जा सकता है, अंकों में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम है गणनावाचक विश्लेषण। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस उपयोगिता विश्लेषण में मार्शल ने कुछ मान्यताएं ली हैं। मान्यताएं क्या हैं? कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, मुद्रा रूपी पैमाने पर मापा जा सकता है, अंकों में व्यक्त किया जा सकता है, उपयोगिता, एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता को प्रभावित नहीं करती है, अर्थात असंबद्धता है। ये मार्शल ने माना था। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्रमवाचक विश्लेषण की। क्रमवाचक विश्लेषण जो है, इसमें हिग्स और एलन ने इस अवधारणा की, इस विचारधारा की आलोचना की। उन्होंने कहा उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा है। केवल हम सोच सकते हैं कि मैंने रोटी खाई, मैंने दूध पिया, मुझे कितनी संतुष्टि हुई, ये मैं केवल महसूस कर सकता हूँ, उसे अंकों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। तो हिग्स और एलन ने ये कहा कि उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा है। यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसे मापा नहीं जा सकता। और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि मुद्रा का स्वयं का मूल्य भी कम ज़्यादा होता रहता है, उसका मूल्य ही स्थिर नहीं है, इसलिए मुद्रा के रूप में उपयोगिता को कैसे मापा जा सकता है। तो उनका यह कहना था कि उपयोगिता को हम मुद्रा रूपी पैमाने में माप नहीं सकते, उपयोगिता को अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते, उपयोगिता की गणना नहीं हो सकती है। तो फिर क्या किया जा सकता है? हम विभिन्न वस्तुओं को उनसे प्राप्त उपयोगिता के आधार पर क्रम में जमा सकते हैं, क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे एप्पल से उपयोगिता ज़्यादा मिली, आम से और कम मिली, चीकू से और कम मिली। इस प्रकार से एक क्रम का निर्धारण किया जा सकता है। तो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को उनकी उपयोगिता के आधार पर हम एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन उपयोगिता को माप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा है। अब हम लेते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती है। सबसे पहले कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, TU। कुल शब्द से ही क्लियर है, कुल मतलब योग करना है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने 3 समोसे खाए, पहले समोसे की उपयोगिता प्लस दूसरे समोसे की उपयोगिता प्लस तीसरे समोसे की उपयोगिता, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी कुल उपयोगिता, 3 समोसों की कुल उपयोगिता। या मैंने 1 कचौरी खाई, 1 समोसा खाया और 1 पोहे खाए, तो उनका अगर हमें जोड़ना है तो तीनों की उपयोगिता को हम जोड़ दें। तो विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता या वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग करने पर कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। तो कुल उपयोगिता क्या हो गई? किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग या विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता का योग से कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। एक फार्मूला हमने यहाँ लिखा है, TU = MU1। सीमांत उपयोगिता पहली इकाई की, दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता, तीसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता और ये n इकाइयों की सीमांत उपयोगिता। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, TU = (1 to n MUI)। i की वैल्यू 1 से n तक वेरी करती है। MU क्या है? यह अगला कंसेप्ट हमारा वही है। अब हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी MU। सीमांत, पूरी अर्थशास्त्र में जहाँ भी सीमांत शब्द आता है वहाँ हमें ध्यान रखना है
सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई या अंतिम इकाई, जैसे सीमांत उपयोगिता। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन आया, या किसी वस्तु की अंतिम इकाई से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है, यही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। देखिए, इसे हम टेबल और डायग्राम से भी अभी समझेंगे। mu इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। TUN का मतलब है n इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता, माइनस TUN माइनस 1 मतलब n माइनस 1 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता। इसको इस वे में भी डिफाइन किया जा सकता है, डेल्टा TU ओपन डेल्टा Q। इट मीन्स TU में चेंजेस ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड, उपभोग की मात्रा में परिवर्तन होने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन, इसे भी सीमांत उपयोगिता कहते हैं। एक उदाहरण लें, जैसे मैंने 4 समोसे उपभोग किए तो मुझे 15 यूटिल उपयोगिता मिली। अब मैंने 5वां समोसा और खाया तो 5 समोसे की कुल उपयोगिता हो गई 18 यूटिल। अब देखिए, 5 समोसे की कुल उपयोगिता तो 18 यूटिल हुई। अब मैं यहाँ पर सीमांत निकालना चाहता हूँ। हमने एक अतिरिक्त इकाई निकाली, इन दोनों फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि mu इक्वल टू TUN, n मतलब अंतिम इकाई हमारी है 5, तो माइनस TU 4, 5 माइनस 1 4, तो यहाँ पर आ गया 18 माइनस 15 इक्वल टू 3 यूटिल। इस फार्मूले से भी 3 यूटिल आया। अब हम इस फार्मूले से देखते हैं कि mu इक्वल टू डेल्टा TU चेंज इन टोटल यूटिलिटी, तो 18 माइनस 15 डिवाइड बाय डेल्टा Q क्वांटिटी कंज्यूम्ड में कितना चेंज आया, तो 5 हो गया है और पहले 4 था, तो 5 माइनस 4 ये हो गया 3 ओपन 1 इक्वल टू 3 यूटिल। तो किसी भी फार्मूले से अगर हम निकालते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी आती है 4 यूटिल। ये दोनों कंसेप्ट हमारे हुए। अब हम इसमें दोनों में रिलेशन, डायग्राम और टेबल दोनों से हम इसका रिलेशन देखते हैं। अब हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, इसे चार्ट और डायग्राम से समझते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न आता ही आता है। कंपटीशन एग्ज़ाम हो तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल हो तो भी ये क्वेश्चन आएगा, आए या ना आए, लेकिन इससे जुड़े हुए माइक्रो में आगे 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे। इसलिए हमको कुल और सीमांत इनमें संबंध समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसकी टेबल देखते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि पहली इकाई पर 10 यूटिल मिली। इससे पहले 0 आएगा, 1 से पहले, और 0 अगर उपभोग होता है तो कोई उपयोगिता नहीं होगी, तो सीमांत भी 0 होगा, कुल भी 0 होगा। तो मैंने यहाँ एंट्री नहीं किया है। अब यहाँ जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। हर अगली इकाई की उपयोगिता पहले से कम होती है। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, जिसे हम इसके बाद में पढ़ेंगे। और वैसे भी हम जानते हैं कि यदि मैं पहली रोटी खाऊंगा तो मुझे बहुत आनंद आएगा, दूसरी रोटी खाऊंगा मुझे थोड़ा कम आनंद आएगा, तीसरी रोटी में और कम आनंद आएगा। तो बस यही नियम यहाँ लागू होता है। ये हमारा मानव व्यवहार है। तो प्रत्येक अगली इकाई की उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाती है। यहाँ 0 क्यों लिखा है? क्योंकि एक ऐसा बिंदु आएगा, जैसे मेरी कैपेसिटी 5 रोटी खाने की है, तो 5 रोटी तक तो मैं खा लूँगा, अब मुझे संतुष्टि पूर्ण प्राप्त हो गई है। और छठी रोटी अगर मैंने खाई तो उस छठी रोटी से मेरी उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए हमने 0 लिखा। और 7वीं रोटी ज़बरदस्ती किसी ने खिला दी तो छठी तक जो मज़ा आया था, जो संतुष्टि प्राप्त हुई थी, वो भी कम होने लग जाती है। इसलिए हमने यहाँ ऋणात्मक उपयोगिता लिखी है। अब यहाँ पर
कुल उपयोगिता कैसे आई, तो पहली इकाई की उपयोगिता 10 है तो कुल भी 10 हुई, दूसरी की उपयोगिता 8 है, कुल कितनी हुई 10 और 8 18, तीसरी की उपयोगिता 6 है तो 3 की कुल कितनी हुई, तो 18 और 6 24। जिस प्रकार से हम संचयी बारंबारता निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से हर एडिशनल यूनिट की यूटिलिटी को हम ऐड करते जाते हैं। तो ये कुल 24 में 4 जोड़ दिया, 28 में 2 जोड़ दिया, 30 में 0 जोड़ दिया, 30 में -2 किया, 28। इस प्रकार से ये चार्ट बना। अब इसी को हमने यहाँ डायग्राम में लिया है। TU और MU को हमने y अक्ष पे लिया है और वस्तु की जो उपभोग की इकाइयाँ हैं इसको हमने x अक्ष पर लिया है। हमने यहाँ नेगेटिव वैल्यू भी लिखी है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। अब पहली इकाई की 10 और 10, तो ये 10 पर पहला पॉइंट हुआ। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कुल उपयोगिता में इक्वल डिफरेंस है, तो जहाँ पर ये 0 है वहाँ पर एक पॉइंट बना दिया हमने और एक लास्ट वाला जो पॉइंट है -2 वो बना दिया और एक ये सीधी लाइन हमें प्राप्त होगी। सीधी क्यों प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस हमने इक्वल लिया है। अब हम बात करते हैं TU, तो TU के ये सारे पॉइंट यहाँ ड्रॉ किया है, तो एक कर्व हमको प्राप्त हुआ है। अब टेबल और डायग्राम इन दोनों से हम एक रिलेशन बैठाते हैं। ये 3 पॉइंट का रिलेशन इनसे प्रूव हो रहा है। देखिए 3 स्थितियां बन रही हैं। MU को ही देखिए पहले कि MU का ये पॉजिटिव सेक्टर है, ये धनात्मक क्षेत्र है। यहाँ पर MU 0 है और यहाँ पर MU नेगेटिव है। अब हमको ये देखना है कि MU धनात्मक हो तब तक TU बढ़ता है। देखिए आप, जब तक MU धनात्मक है TU बढ़ रहा है, जब MU 0 है तो TU अधिकतम है और इसके बाद 30 से वापस 28 हुआ तो ये यहाँ आ गया। इसका मतलब TU घट गया। तो 3 बिंदु का संबंध इनमें बना है। पहला बिंदु, जब MU धनात्मक हो तब तक TU बढ़ता है, जब MU 0 हो TU अधिकतम होता है, जब MU ऋणात्मक हो तो TU घटता है।